नमस्कार, मैं हूं शिव कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। कल आपने जो हमें समर्थन दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम और संतोष पाठक जी मिलकर एक कारवां ले जाना चाहते हैं उन खबरों का, जो खबरें आपके हित की हों, जो खबरें कोई नहीं दिखाता। हमारा उद्देश्य है कि उन खबरों को सार्वजनिक किया जाए, जो खबरें मीडिया छुपा रहा है। आज फिर एक ऐसी खबर है जिसे लेकर हम आपके समक्ष हाजिर हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है हम किसी की अवमानना करें। ये हमारी और संतोष पाठक की निजी ओपिनियन हो सकता है, आप इससे सहमत हो असहमत हो, ये अलग बात है। आज ऐसी फिर एक खबर है कि बनारस प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और फिर बनारस में मुख्यमंत्री जी का प्रधानमंत्री जी से सामना होगा और जब आमना सामना होगा, कोई तो बात होगी। आमना सामना होना बड़ा खतरनाक होता है। अभी बीते दिन हुआ तो 2 जगह जाके सफाई देनी पड़ी, अब फिर सामना होगा और इससे पहले आपको याद होगा कि एक बार और सामना हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने सीधा कमिश्नर और डीएम को बुला लिया। सूचना विभाग ने खबर पोस्ट कर दी। दिल्ली से फोन गया सूचना विभाग के उन अधिकारियों के पास कि ये खबर कैसे पोस्ट कर दी। ये लिखिए, प्रधानमंत्री जी ने कमिश्नर और जिलाधिकारी दोनों हड़काए उस बिटिया के केस को लेकर जिसके साथ 23 लोगों ने दुष्कर्म जैसी वारदात की। बड़ी खबर तेजी से हुई, लेकिन प्रधानमंत्री के क्षेत्र की थी तो मीडिया उस पर बड़ी खामोशी से खबर करती। अगर ये खबर होती गैर बीजेपी शासित राज्य की तो फिर आप देखते हर व्यक्ति के जहन में होती कि बनारस में ऐसा हुआ है। लेकिन चूंकि एक तो भाजपा का शासन और फिर प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, मीडिया दायरा बना के चल रही थी। अब उसके बाद अब सामना है तो तब तो कमिश्नर और उन पर, और फिर उसका असर ये हुआ कि शिशिर सिंह सूचना निदेशक के पद की कुर्सी गंवावे। तो कोई तो कुर्सी गंवी। मैं ये इसलिए आपको समझा रहा हूं कि पहली बार आए, ये उनका सामना हुआ कुंभ के बाद पहला बनारस, तो सूचना निदेशक गए। संतोष जी, मेरा पहला पाठक जी आपसे सवाल है कि किसकी जाएगी कुर्सी इस बार? सामना फिर हो रहा है। देखिए, यही वो सवाल है जिस सवाल को मथने की कोशिश तमाम लोग लगातार कर रहे हैं। इस देश की राजनीति से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आज दर्शकों को मैं एक दिलचस्प चीज बताने जा रहा हूं। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म, दर्शकों का प्यार, सहयोग, समर्थन लगातार हमें मिल रहा है। लेकिन आगे भी हमें उनके प्यार, सहयोग, समर्थन और हर तरह के सहयोग की हमें जरूरत होगी। लेकिन आज आपको हरियाली दिख रही होगी, कॉर्नर पे, बॉर्डर पे जो है ना, हरा हरा दिख रहा होगा। ये हरा जो है ना, इसी हरे रंग का एक होता है ग्रीन रूम। बस उसी ग्रीन रूम से इसका जवाब निकलेगा कि किसकी कुर्सी जाएगी, किसकी कुर्सी सलामत रहेगी, और कुर्सी जाएगी तो कुर्सी के बदले कौन सी कुर्सी मिलेगी। ये ग्रीन रूम का किस्सा बड़ा जबरदस्त है। दर्शकों को पता नहीं होगा कि ग्रीन रूम होता क्या है। जब भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है या मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है तो एक ग्रीन रूम की कहानी निकलकर सामने आती है। ज्यादातर दर्शकों को पता नहीं होगा, मैं उस ग्रीन रूम के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बता देता हूं, प्रधानमंत्री जी कैसे अकेले होते गए, योगी आदित्यनाथ कैसे अकेले होते गए, और बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, चाहे वो दिल्ली दरबार में बैठे हो या लखनऊ के दरबार में बैठे हो, नवाबों की नगरी में बैठे हो। कल संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर आए, बेरंग बोलते हुए नजर आए। 4-5 सवालों के जवाब अभी नहीं मिले। भाषण खत्म होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर आज बोल दिया कि हमने युद्ध विराम करवाया, व्यापार रोकने की धमकी देकर। लेकिन प्रधानमंत्री बोले, अमित शाह बोले, राजनाथ सिंह बोले, 4-5 सवालों के जवाब नहीं मिले। आतंकवादी घुसे कैसे? प्रियंका गांधी ने जो सवाल उठाया कि 26/11 मुंबई हमले की बात लगातार कही जा रही, तो उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, देश के केंद्रीय गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए सबसे बड़ी विफलता के बाद किसने इस्तीफा दिया? अगर लोकल पुलिस इंटेलिजेंस की बात करें तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जिम्मेदार है। मनोज सिन्हा रिपोर्ट करते हैं अमित शाह को, ये सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की विफलता है। अगर सेना की विफलता, मिलिट्री इंटेलिजेंस की बात करें, क्योंकि उनकी भी इंटेलिजेंस विंग वहां लगी हुई, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की विफलता है। उसके बाद जो लड़ाई हुई और लड़ाई में
जो बीजेपी सरकार के गलत निर्देशों के कारण वायुसेना को नुकसान हुआ, उसके लिए सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोषी है। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश से आने वाले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसी का इस्तीफा हुआ नहीं हुआ। प्रियंका गांधी ने सीधा सीधा सवाल उठाया। और उसके बाद युद्ध विराम, जब भारत जीत रहा था, अमित शाह ने सदन के अंदर कहा पीओके के लिए जान दे देंगे। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं पीओके लेना फिलहाल हमारा इरादा नहीं था। तो सरकार की पोल खोलते हुए नजर आए। लेकिन तस्वीरें मैं दर्शकों से कहूंगा वो जाकर देखे। बीजेपी ने भी, नरेंद्र मोदी साहब ने भी बाकायदा शेयर किया है अपने भाषण के अंश को। जब वो सदन के अंदर आते हैं, गडकरी छोड़िए, अमित शाह भी दूसरी तरफ मुंह फेर के बैठे हुए होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन में बैठने से पहले पूरा का पूरा सदन उठा हुआ था सत्ता पक्ष की तरफ से, लेकिन प्रधानमंत्री के बैठने से पहले अमित शाह और नितिन गडकरी दूसरी तरफ मुंह घुमा के बैठ चुके थे। ये खुद प्रधानमंत्री ने जो शेयर किया अपने यूट्यूब पे, उस पर वीडियो है। भाषण समाप्त करके जब निकले तो तमाम लोग उनको नमस्ते कर रहे थे, नितिन गडकरी ने फिर भी नमस्ते नहीं किया। तो ये है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बॉडी लैंग्वेज की कहानी कही जाती है, वो है। और दूसरी तरफ योगी जी के साथ दिक्कत क्या है? आजकल बड़ा वो बोल रहे हैं कि भाई विधायकों की मांगों को, विधायकों की योजनाओं को प्राथमिकता में रखना चाहिए। 8 साल बाद, 2017 से 2025, 8 साल बाद उनको याद आया। और अब तक जरा मैं मंडल गिना देता हूं कौन कौन से मंडल की वो मीटिंग कर चुके हैं। कानपुर मंडल, झांसी चित्रकूट मंडल, बुंदेलखंड मंडल, वाराणसी और आजमगढ़ मंडल, प्रयागराज और विंध्याचल मंडल, और जनप्रतिनिधियों के साथ बात कर रहे हैं। और अदानी मीडिया जो है ना, अदानी मीडिया, गोदी मीडिया, उनको समझ में नहीं आ रहा कि किसके साथ है। एनडीटीवी की खबर है, और एनडीटीवी की खबर की हेडलाइन में वैसे ही देख रहा था, तो दर्शक जाके देखेंगे कि सीएम योगी का मिशन फुल स्टॉप, यूपी में अफसरों और नेताओं के बीच जारी जंग में उठाया बड़ा कदम। 2017 से 2025 में आ गए, उनको पता लग गया नेताओं और अफसरों में जंग है। इससे बड़ी कोई विफलता हो सकती है कि आप, चलिए 8 साल बाद तो पता लगा, 8 साल बाद ये प्रदेश के विधायकों को ये सोचना चाहिए कि 8 साल बाद ये पता लगा कि विधायकों और अफसरों में जंग। 1.5 वर्ष हो गए, लौनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर चीख चीख कर कह रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर भ्रष्टाचारी है। चीफ सेक्रेटरी जैसे ही मनोज कुमार जी को चार्ज मिलता है, वो उस दिन से कह रहे हैं कि मनोज कुमार जी भ्रष्टाचारी है। 50,000 गाय कटवाते हैं और गाय कटवाने का पैसा लेते हैं। आपको याद होगा कई टन गाय का मीट पकड़ा गया इस दादरी में, उस दादरी में जिसमें अखलाक का आधी किलो मीट के चक्कर में, आधी किलो मांस के लोथड़े के चक्कर में अखलाक की जान चली गई। बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट में वो गाय का मांस नहीं निकला। उसी दादरी में टनों गाय का मांस पकड़ा जाता है, जिस कोल्ड स्टोरेज में, उस कोल्ड स्टोरेज का आज तक कुछ बिगड़ा? क्या वो कोल्ड स्टोर सीज हुआ? क्या जिस व्यापारी का था वो जेल गया? नहीं गया। और उसी मीट को लेकर एक मीट सप्लायर, एक मीट कंपनी से 4-5 व्यक्ति, वो मुस्लिम समुदाय के थे, अलीगढ़ से लेकर, उन्हीं मीट वालों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। जान चली जाती वो तो पुलिस थोड़ी सी सक्रिय हुई, जान बची। अब यह मैं बात पूरी कर दूं, अब यह सवाल इस बात का है कि तब भी समझ में नहीं आया कि पुलिस और स्थानीय सांसदों में समस्या ये थी। कभी कभी क्या होता है संतोष सर के हम आपको रोकने, जैसे अभी हमने आपको रोक दिया अपनी बात कहने के लिए, हमने कहा आपकी हम बात में सुनेंगे क्योंकि हम बोल रहे थे, आपने हमें तुरंत मौका दे दिया। तो ये समझने में दिक्कत हो जाती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो योगी जी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें विपक्ष के विधायक रोकने थे कि अपने, उन्हें सब रोक दिए। फोन तो उन्हीं का था, उन्होंने कहा तुम किसी की मत सुनना, केवल ये करने वाले उनके उच्चाधिकारी थे जिन्होंने हवा बिठा दिया था कि मुख्यमंत्री के अलावा किसी के, आप विधायक की बात कर रहे हो, डिप्टी सीएम की दरोगा नहीं सुनना था। मैं एक जिले में बैठा था, मेरे सामने उनका फोन आया था कि इस महिला की मदद कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि फोन करवाइए वहां से। अब वो बेचारा गरीब आदमी दोबारा डिप्टी सीएम से मिल पाएगा ना फोन करवा पाएगा, और फोन आएगा नहीं तो अधिकारी काम करेगा नहीं। आप बताओ। इसमें 2-3 चीजें बड़े दिलचस्प है। आपने नंदकिशोर गुर्जर साहब का जिक्र किया, उनके नाम का जिक्र आता है तो मुझे थोड़ी सी दुख और वेदना भी होती है। एक निर्वाचित विधायक, सत्ता पक्ष का निर्वाचित विधायक, कपड़े फट जाते हैं, फटे हुए कपड़ों में कई दिनों तक घूमते हैं। नोएडा गौतम बुद्ध नगर में एक बड़ी रैली होती है, फटे हुए कपड़े में वहां भी जाते हैं और उनकी सुनी नहीं जाती। और क्या मुद्दा है उनका?
उनके तमाम मुद्दे जो वो उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और आइडियोलॉजी से जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो नंद किशोर गुर्जर के साथ जो हुआ उसको एक उदाहरण मान लीजिए। वो तो बोल देते हैं, बोलने का खामियाजा भुगत रहे हैं। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में कई ऐसे विधायकों को जानता हूं जो बेचारे बोल भी नहीं पा रहे, विधायकों छोड़िए मंत्रियों को जानता हूं जिनका फोन उनके अपने ही विभाग के सचिव नहीं उठाते हैं। जबकि होता क्या है कि नंबर 1 और नंबर 2 अगर विभाग का सचिव मंत्री का फोन ना उठाए, लेकिन है नहीं उठाते। फिर अधिकारियों ने उनको कैसे बता दिया। अब जैसे मैं गाजियाबाद का, साहिबाबाद का एक जिक्र करता हूँ, यहाँ राम मनोहर लोहिया पार्क है। राम मनोहर लोहिया साहब के नाम से पार्क है। अब राम मनोहर लोहिया की विचारधारा से आप माने या ना माने, लेकिन उनका सम्मान तो करेंगे। मुलायम सिंह यादव तक को ये लोग सम्मानित कर देते हैं जब इनको चुनावी फायदा दिखता हुआ नजर आता है। उस पार्क की हालत खस्ता हो रखी। क्यों खस्ता हो रखी? क्योंकि अधिकारियों ने समझा दिया कि राम मनोहर लोहिया के नाम से समाजवादी पार्टी ने शुरू किया, आप कितना भी अच्छा बना लें, लोग आपको इसका श्रेय नहीं देंगे। बताइए, अधिकारी ऐसा बताए और मुख्यमंत्री समझ लें। फॉरेस्ट पार्क है गाजियाबाद, विराटनगर एक्सटेंशन के पास। वहां पे बड़े बड़े जानवरों को लाने की योजना थी, बड़ा पार्क बनाने की योजना थी। मैं इसलिए कहता हूँ कि महाराज जी जरा हिंडन एयरबेस पे उतरते हैं योगी आदित्यनाथ जी, सीधे दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते, जरा राजनगर एक्सटेंशन चले जाए, सिटी फॉरेस्ट घूम ले। ना हो तो राम मनोहर लोहिया पार्क उनके जहां वो उतरते हैं वहां से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां राम मनोहर लोहिया पार्क चले जाए। और कुछ नहीं तो जीटी रोड, शेरशाह सूरी ने जो बनाया था, देश के 5 राज्यों को जोड़ती है, उस जीटी रोड से घूमते हुए चले जाए। उन्हें समझ में आ जाएगा कि अधिकारियों ने उनके साथ क्या खेला कर रखा है और विधायकों की वो सुन नहीं रहे हैं। अब हम आते अपनी असली एजेंडे पे, ज्यादा हम दर्शकों को वेट नहीं करवाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी जाने वाले, और वाराणसी उनके जाने से पहले योगी आदित्यनाथ उनके दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वाराणसी के मंडल पर गए, और वाराणसी में जाकर उन्होंने अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन सेवापुरी में बनौली ग्राम में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होनी है 2 अगस्त को, उस 2 अगस्त की जनसभा की तैयारियों का जायजा लिया। और अब आता हूं ग्रीन पे जो मैंने बात करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीपैड पे उतरेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वागत करेंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री स्वागत करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष स्वागत करेंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी हो सकती है। उसके बाद जो मंच बना होता है शिव जी, जिसपे प्रधानमंत्री मंच से संबोधित करेंगे, मंच के पीछे एक छोटा सा रूम बना होता है जो हरे पर्दे से ढका हुआ होता है, उसको ग्रीन रूम कहते हैं। दर्शकों को बता देता हूँ, वो ग्रीन रूम क्या होता है कि प्रधानमंत्री मंच पर आने से पहले उस ग्रीन रूम में बैठते हैं। एसपीजी के पास एक लिस्ट होती है कि किन किन व्यक्तियों को उस ग्रीन रूम में जाने की अनुमति देना है। आमतौर पर मुख्यमंत्री और अगर राज्यपाल हो तो राज्यपाल जाते ही हैं, दोनों डिप्टी सीएम जाते ही हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय से कुछ नामों की सूची वहां दी जाती है जिला प्रशासन को और एसपीजी को, जिनकी उनकी एंट्री होती है। और रैली से पहले 10-15 मिनट प्रधानमंत्री उनसे बात करते हैं। रैली के बाद भी अगर उनकी इच्छा हो तो 5-10 मिनट उस ग्रीन रूम में जो है, हालांकि रैली के बाद बहुत कम होता है क्योंकि रैली के बाद भीड़ भी व्याकुल होने लगती है, तो ये कोशिश की जाती है, चूंकि बहुत ज्यादा सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति होते हैं, एसपीजी सुरक्षा होती है, तो रैली के बाद कोशिश की जाती है कि प्रधानमंत्री जल्द से जल्द उस कार्यक्रम स्थल को छोड़ दे ताकि लोग वहां से निकल सके। तो रैली से पहले इस तरह की बैठक होती है, और वो बैठक, उसके 2 पार्ट एक तरह से बने होते हैं। एक पार्ट ऐसा होता है कि अगर वो एसपीजी पहले तैयार कर ले तो उसमें सिर्फ बाहर वाले पार्ट में लोग वेट करेंगे, और पहले पार्ट में पीएम एक एक करके बुला के मिलते रहेंगे। तो सूत्र ये बता रहे हैं कि उस वीवीआईपी हिस्से में, ग्रीन रूम के वीवीआईपी हिस्से में प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात, जिसमें हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ ये पूछे कि मुझे क्या करना है, मुझे बता दीजिए, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। अब प्रधानमंत्री पता नहीं क्या कहेंगे, हो सकता है प्रधानमंत्री ये कहे कि जो आपके साथ हो रहा है वही तो मेरे साथ हो रहा है, मुझे खुद नहीं पता लग रहा है कि मुझे करना क्या है। मेरे अपने ही कैबिनेट मंत्री बोलने लग गए हैं, सदन के बाहर तो छोड़िए, सदन के अंदर पोल खोलने लग गए हैं। फिर उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी जिक्र आएगा, फिर उसमें मोहन भागवत का भी जिक्र आएगा, फिर समझौते के फॉर्मूले, रिटायरमेंट के फॉर्मूले का जिक्र भी आएगा, और जाहिर सी बात है कि उसमें फिर राजनीतिक ताकत की बात भी आएगी। और योगी आदित्यनाथ ये तय मानकर चलिए कि वो मंडलों की संख्या गिनाएंगे और ये भी बताएंगे कि इतने विधायकों और सांसदों के साथ उनकी बैठक हुई है और ये चीजें निकलकर सामने आई है। तो दोनों ही अपनी तकलीफ, अपनी वेदना को एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए नजर आएंगे, और शायद हो सकता है कि एक ऐसा फैसला हो, एक फॉर्मूला ऐसा तय किया जाए जिस फॉर्मूले पर फिर दोनों नेताओं की तरफ से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सर संघचालक मोहन भागवत साहब के साथ बातचीत हो सकती है, क्योंकि मोहन भागवत भी लगातार दौरे पर है, लगातार प्रवास कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों के दौरे पर जा रहे हैं,
अभी कुछ महीने पहले उन्होंने लंबा समय पूर्वांचल की धरती पर बिताया था, वाराणसी में लंबा समय बिताया था उन्होंने, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का उन्होंने दौरा किया था। तो इसीलिए मैंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों को 2 अगस्त का इंतजार है, और 2 अगस्त को उस ग्रीन रूम में क्या क्या होगा उस पर काफी कुछ निर्भर करता है। लेकिन फिर मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि वो कल का पीएम के भाषण का पहले का, पीएम के भाषण के बाद का, नितिन गडकरी के स्टाइल का, अमित शाह के बैठने का, इन तमाम चीजों को देखिए बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताती हुई नजर आती है। और ऐसा कब होता है शिव जी? जब आपके करीबी सहयोगी और आपके नीचे के मंत्री अधिकारियों को एहसास हो जाए कि आप जाने वाले हैं, तो लोग नमस्ते करना तक छोड़ देते हैं। मैंने संसद भवन में लालकृष्ण आडवाणी जी की हालत देखी है। जो पहला कार्यकाल था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 2014 से 2019 लालकृष्ण आडवाणी सांसद थे। लालकृष्ण आडवाणी के पास गिने चुने 10-12 नेता ही थे जो नमस्ते करने जाते थे, राजनाथ सिंह जैसे जो नए नए सांसद बने थे, या इवन भाजपा के कई पुराने दिग्गज, वो भी डर डर के नमस्ते करते थे सदन के अंदर कि कहीं नमस्ते कर दिया और कहीं देख लिया प्रधानमंत्री ने तो हो सकता है कि नाराज हो जाए। ना नमस्ते का भी अलग अलग है सिस्टम, हाथ जोड़ के करेगा कि कैसे करेगा, कि ऐसे ही हाथ हिलाया जल्दी में कोई देख पाए न देख पाए, सामने बात कोई ऐसे कर लेता है कि 2 लोग ना देख ले। मैंने देखा है कि जैसे जिले की बात करते हैं, बहुत छोटे पोस्ट की, बड़ी पोस्ट है जिलाधिकारी, बड़ी पोस्ट है पुलिस कप्तान की, इनके ट्रांसफर हो जाते हैं। हम और आप तो रोज रूबरू होते हैं, तो जो दरोगा चिड़े होते हैं वो सैल्यूट नहीं मारते हैं, वो सीना चौड़ा करके आते हैं, क्या बिगाड़ लिया आप तो जा रहे हो इस जिले से पीएसी में। जिला मिलता है तो थोड़ा बहुत उनका इज्जत आबरू बची रहती है। जब वो लखनऊ ऑफिस अटैच होते हैं या पीएससी में भेज दिए जाते हैं, तो वो दरोगा सीना चौड़ा करके, या वो बाबू या तहसीलदार सीना चौड़ा करके आता है, क्या कर लिया हमारा, जा रहे हो। जिला भी नहीं मिला, मैदान भी नहीं मिला, यही हाल होता है। और कई बार तो यहां तक होता है कि जो मंत्री अपने ड्राइवरों से अच्छी नैतिकता नहीं बनाए रखते हैं और एकाएक सरकार गिर जाती है, तो वो ड्राइवर भी बीच में ही छोड़ के चल देते हैं कि शासन से फोन आ गया है, अब आप यहीं उतर जाइए। ऐसे कई मंत्रियों के साथ वाकये हुए हैं। तो ये तो आप इतने बड़े पद की बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री का पद, लोगों को ये एहसास हो जाए कि आपकी कुर्सी हिल रही है, आप तो बड़े बड़े संस्थानों में जॉब कर चुके हो, काम कर चुके हो, आपने देखा है कि उन्हें पता लग गया आप चैनल के संपादक और मालिक ने आपकी बात कल से काट दी है, तो नीचे वाले समझ लेते हैं अब तो बिगड़ चुकी है। क्योंकि मालिक के बाद 2-4 आदमी सेट होते हैं, उन्हें पता है कि पाठक गए तो उन्होंने कुछ मालिक से कहा, मालिक ने वो बात एक्सेप्ट नहीं की, स्वीकार नहीं की है, तो पाठक जी का वजन कम हो रहा है। तो जब छोटे लोगों के प्रति ऐसी संवेदनाएं हो, छोटे लोगों के प्रति भावनाएं हो, तो इतने बड़े पद के लिए तो आदमी कहेगा कितने बार उसने ठुकराया होगा, कितने सांसद ऐसे होंगे जिन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश की होगी और प्रधानमंत्री ने मुलाकात नहीं की होगी। भाई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना रहे तो जो सांसद बलिया का है, जिसकी हैसियत है, वही उनकी होगी, केवल उनके नाम के आगे पूर्व प्रधानमंत्री लगा होगा, इसलिए कुछ उनकी अलग पहचान होगी, बाकी क्या होगी, वो भी तो सांसद है। भाई बनारस से तो चुनाव हार जाए, राज्यसभा उन्हें भाजपा ने भेजे, तो क्या प्रधानमंत्री आएंगे? है तो सांसद ही, तो अपनी भी उन्हें भी गरिमा बनाए रखनी चाहिए कि मैं भी एक सांसद हूं, और एक सांसद जो चुन के आया वो आज भले ही विपक्ष में बैठा है। कल वाकया देख रहा था, राहुल गांधी ने मेज थपथपा के कहा कि जवाब देना पड़ेगा, लोकसभा अध्यक्ष उखड़ गए, बोलिए सरकारी संपत्ति आप तोड़ रहे हो, प्रधानमंत्री के टाइम में पूरे मेजें बजी हैं, धड़धड़ाहट की आवाज आ रही है, तो मेजें नहीं टूटी। लेकिन कल एक बात थी कि सदन में यह साबित हो गया कि राहुल गांधी से सारा सदन भयभीत है, सत्ता पक्ष का। कल किसी की वाणी में ओज नहीं थी, जवाबों में दम नहीं थी, जवाबों में तथ्य नहीं थी, वो जो पूछ रहे थे उस पर कोई जवाब नहीं था। वो जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक का फेलियर बता रहे थे, वो ये नहीं बता रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ही कारगिल हुआ, वो नहीं बता रहे थे कंधार भी हुआ, वो नहीं बता रहे थे कितने हमले हो गए आतंकवादी की। तो ये सब उनका राजनीतिक माहौल है, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन कुल मिला के इतना कहना चाहेंगे कि 2 अगस्त बड़ा भारी है, भारत और उत्तर प्रदेश, 2 बड़ी शक्तियां का मिलन होगा, जाने किसका बिछुड़न और जाने किसका विघटन होगा। देखना यह है कि इस विघटन, जुड़ाव और इसमें कौन हाथ लाभ में रहेगा। संतोष सर, देखिए 17 का अंक अभी मैं जस्ट अभी जोड़ रहा था
कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर और तमाम पूर्व प्रधानमंत्रियों की बातें कर रहे थे। 17 का अंक बड़ा दिलचस्प उभर कर निकल कर सामने आ रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में पहले प्रधानमंत्री बने, 13 दिन की सरकार थी, बहुमत नहीं जुटा पाए, उनको इस्तीफा देना पड़ गया, लेकिन जो सही मायनों में उनका जो कार्यकाल शुरू हुआ 1998 में शुरू हुआ। तो 1998 में वो प्रधानमंत्री बने, 99 में एक वोट से सरकार गिर गई, फिर 99 में प्रधानमंत्री बने, 2004 फील गुड वाला मौका आ गया। तो 1998 से लेकर 2004 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे 6 वर्ष। और 2014 से वर्तमान में 2025 चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 वर्षों से प्रधानमंत्री है, यानी एनडीए गठबंधन की सरकार 6 प्लस 11 हो गए, 17 वर्ष से इस देश में राज कर रही है एनडीए गठबंधन की सरकार। अब उनको नेहरू जी की बात याद आती है, उनको इंदिरा गांधी की बात याद आती है, उनको राजीव गांधी की बात याद आती है। राजीव गांधी तो सिर्फ 5 वर्ष ही देश में शासन कर पाए थे और वो 3-4 चीजें देकर गए। मैं देश के युवाओं को कहूंगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भरोसा ना करें। जो वोट देने की न्यूनतम आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष राजीव गांधी ने किया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी राजीव गांधी लेकर आए थे और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पहली बार कंप्यूटर इस देश में आया तो वो राजीव गांधी लेकर आए थे। पंचायत को लेकर भी, पंचायत स्तर पर भी संवैधानिक अधिकार देने के प्रस्ताव को वो आगे बढ़ाने वाले थे, लेकिन फिर उनकी सरकार सत्ता से बाहर हो गई। बाद में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उसको उन्होंने लागू किया। राम मंदिर, जिस पर भारतीय जनता पार्टी बहुत एतराती है, राम मंदिर का ताला खुलवाने का काम जो किया था वो राजीव गांधी ने किया था। सिर्फ 5 वर्ष के कार्यकाल में राजीव गांधी के इतने काम थे। आप 11 वर्ष तक सरकार चलाने के बाद भी आपको जवाहरलाल नेहरू याद आते हैं और तारीख आप गलत बोल देते कि 1960 में रोका था। 1960 में, उससे पहले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की मृत्यु भी हो गई थी। और फिर गलत तथ्य रखते हैं। आपने कहा कि नेहरू जी घोषणा करने के एक तो पहले वर्ष आपने गलत बताया, फिर आपने कहा वल्लभ भाई पटेल जाना चाहते थे तो उनको दरवाजा बंद कर दिया गया। यह ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। आकाशवाणी भवन, ऑल इंडिया रेडियो, देश का गृह मंत्री जाए, उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया जाए, कोई किसी की हिम्मत है किसी अधिकारी की ऑल इंडिया रेडियो में? और सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय जब सब जानते थे कि सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल चलाते थे, किसी की हिम्मत नहीं थी। वो तो उनके पहुंचने से पहले, जब तक उनको जानकारी मिली, वो अपने घर से रवाना हुए, जब तक वो पहुंचते, उस जो कट आता है ना, आकाशवाणी भवन की तरफ आप जाते हैं तो आकाशवाणी भवन की तरफ वो उससे पहले जो नीति आयोग का कार्यालय, उससे पहले वो योजना भवन का कार्यालय था और उसके सामने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्यालय। जब आप कट से मुड़ते हैं तो उसी कट से मुड़ते समय ही उन्होंने सुन लिया था कि भाई जवाहरलाल नेहरू जी ने जो घोषणा कर दी थी वो कर दी थी। अब देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी, वो रेडियो पे लाइव बैठे हुए हैं, क्या आप स्टूडियो के अंदर घुस जाएंगे क्या? तानाशाही थोड़ी कि उपराष्ट्रपति से जबरदस्ती आप उनको इस्तीफा देने को कह देंगे। तो वो सम्मान करते थे दोनों एक नेता का। तो आप झूठ बोलते हुए नजर आते हैं। अपने 17 वर्षों के कार्यकाल का हिसाब किताब नहीं दे पाते एनडीए गठबंधन की सरकार का, और इसी 17 का जो अंक है ना वो भारी पड़ रहा है, क्योंकि 17 सितंबर 1950 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का जन्म हुआ था और 17 सितंबर 2025 को वो जो है ना, जो पिटारे से निकाला था संदूक में से 75 वर्ष का फॉर्मूला, तो 75 वर्ष के पूरे होने जा रहे हैं। और 17 सितंबर 1950 से पहले मोहन भागवत साहब के निर्देश के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पद से इस्तीफा देकर किसी दूसरे व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ करना है। और बड़ी दिलचस्प बात मैं बता दूं कि कल जो लोकसभा में हुआ अमित शाह का पहले बैठना, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा जाता है कि जब वो सत्ता से बाहर हुए तो वो इस बात को सुनिश्चित करके गए कि लाल कृष्ण आडवाणी कभी भी इस देश के प्रधानमंत्री न बन पाए। नरेंद्र मोदी साहब जिस दिन सत्ता से बाहर होंगे उस दिन वो सुनिश्चित करके जाएंगे कि किसी भी हालत में अमित शाह देश के प्रधानमंत्री ना बन पाए। दर्शकों को याद दिला दूं, उनके बेटे जैसा क्या रुतबा है क्रिकेट की दुनिया में, और आप एक तरफ पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं और इधर भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच खेलने की तारीख नजदीक आ गई है। क्या कहोगे उन निर्दोष नागरिकों के परिवारों से जाकर कि देखो बदला ले लिया, आप क्रिकेट का लुत्फ उठाओ, क्रिकेट मैच देखो, एंजॉय करो क्रिकेट मैच को। इतना शर्मनाक फैसला या इससे बड़ा शर्मनाक फैसला कुछ हो नहीं सकता। और देश की संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में देश के लोगों ने देखा कि सरकार किस तरह से बेबस और कमजोर नजर आ रही है। और बेइज्जती देखिए कैसी होती है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है कि प्रधानमंत्री बोले कि किसी के दबाव में हमने युद्ध विराम नहीं किया। पिछली बार उन्होंने कहा कि फोन कॉल पे बात हुई, उसके अगले दिन ही डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया कुछ ही घंटों बाद। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के भारत और अमेरिका के टाइमलाइन में, टाइम जोन में बहुत अंतर है। यहाँ सदन के अंदर खड़े होकर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, किसी के दबाव में हमने युद्ध विराम नहीं किया, और कुछ ही घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बोल दिया
कि मैंने तो व्यापार रोकने की धमकी देकर युद्ध विराम करवाया था। तो वो खुला खेल फर्रुखाबादी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जितनी बार बोलोगे उतनी बार मैं दावे करूंगा, भारत को बेइज्जत करूंगा, अपमानित करूंगा। लेकिन इनके मुंह से डोनाल्ड ट्रंप का नाम तक नहीं निकल रहा, जिनके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए तमाम संवैधानिक कूटनीतिक परंपराओं को तोड़ते हुए अमेरिका की धरती पर पिछली बार पहुंच गए थे और नारा लगाते हुए नजर आ रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार विदेश नीति का इससे बड़ा मखौल कुछ नहीं हो सकता। और ये बात साबित करती है कि नरेंद्र मोदी साहब हो, अमित शाह हो, राजनाथ हो, एस जयशंकर हो, विदेश नीति का इनको एबीसी भी मालूम नहीं है। और तमाम मोर्चों पर टीसीएस में जो आईटी कंपनी में छटनी शुरू हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी कंपनियों को कह रहे हैं कि भारतीयों को जॉब मत दो। भारतीयों की जॉब पे खतरा मंडरा रहा है। आर्थिक स्थिति डवाडोल होती नजर आ रही है। आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की स्थिति डवाडोल होती नजर आ रही है। विदेश नीति के मोर्चे पर कोई आपके साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा। क्या भारत के लिए पिछले कुछ दशकों की बात करूं तो इतनी विकट स्थिति पहले आई थी? नहीं आई थी। और यहाँ देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? अपनी जिम्मेदारी लेने की बजाय वो सीधे पहुंच जाते हैं जवाहरलाल नेहरू की तरफ। अरे बख्श दीजिए, देश की जनता ने आपको तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाया है। 17 सालों से एनडीए गठबंधन की सरकार इस देश में है, कुल मिलाकर अगर देखा जाए। अब तो अपनी उपलब्धि के बारे में बात कीजिए। कब तक पूर्वजों की बात करते रहेंगे, पूर्वजों की गलतियां निकालते रहेंगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा, कब तक पुरानी गलतियां दोहराते रहेंगे। और इसी के साथ आपसे फिलहाल इजाजत लूंगा। आपका आभार भी व्यक्त करूंगा, धन्यवाद दूंगा और दर्शकों से यही अपील करूंगा कि संतोष पाठक ऑफिशियल को देखते रहे और ये हमारी खबरें सुनते रहे। हम आपको अच्छी से अच्छी जानकारी। आपका आभार, धन्यवाद और नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को नमस्कार और जुड़े रहिए हमारे साथ।